हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब हब में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र बनने के लिए 2021 में कौन कौन सी योग्यताएं हैं, भर्ती की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होगी और सिलेबस में क्या क्या आएगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति को अपने प्रमोशन की उम्मीद रहती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं सुपरवाइज़र बनना चाहती हैं और जो कुछ ग्रेजुएट हमारे यहाँ के जो ग्रेजुएट बहनें हैं वो भी सुपरवाइज़र बनना चाहती हैं। तो इसके लिए हमें क्या पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। जैसा कि अभी हम सभी जानते हैं कि 2021 में बहुत ही जल्दी सुपरवाइज़र की भर्ती प्रक्रिया यानी सुपरवाइज़र के लिए नया रिक्रूटमेंट शुरू होने वाला है। तो उसके लिए अगर हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनें भी सुपरवाइज़र बनना चाहती हैं तो वो भी इसके लिए तैयारी कर सकती हैं। इसके अलावा हमारे ऐसे जो ग्रेजुएट्स हैं, जो हमारी लेडीज़ हैं जो ग्रेजुएशन कर चुकी हैं या जो ग्रेजुएशन में पढ़ रही हैं, वो भी इसके लिए अपनी तैयारियां शुरू कर सकती हैं। आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र आईसीडीएस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महिला बाल विकास विभाग में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के ऊपर एक सुपरवाइज़र का पद होता है और एक सुपरवाइज़र के अंदर 20 से 25 आंगनवाड़ी केंद्र और लगभग कभी कभी 30 आंगनवाड़ी केंद्र भी उनकी मॉनिटरिंग के लिए आते हैं। तो इसके लिए आपको पहले से क्या तैयारी करनी चाहिए, आपको धीरे धीरे अपनी कैसे अध्ययन का स्टडीज़ करना चाहिए, आपको क्या क्या पहले से प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे कि आप जो लिखित परीक्षा हो उसको आराम से उसमें अच्छे से मेरिट में अंक ला सकें। और अगर इंटरव्यू की इसमें अगली बार जो होगा उसमें इंटरव्यू की प्रोसेस भी रखी जाएगी, तो उसके लिए आप अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो इस वीडियो में आपको आखिरी तक देखना है। इस वीडियो में हम अच्छी तरीके से जान पाएंगे। आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र का जो पद है वो महिला बाल विकास विभाग में बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। उसमें काफ़ी सारे अधिकार आपके क्षेत्र में आते हैं। आपका एक बहुत ही सशक्त पद है जो कि पूरी महिला बाल विकास विभाग को एक अलग से पहचान देता है। उसमें 20 से 25 आंगनवाड़ी केंद्रों में आपको काम करना पड़ता है, निरंतर भ्रमण करना पड़ता है, वहाँ की सेवाओं को देखना पड़ता है, वहाँ के कुपोषण के स्तर को देखना पड़ता है, ग्रोथ चार्ट भरना पड़ता है। इसके अलावा जितने भी 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनके सभी के पोषण स्तर का ध्यान रखना पड़ता है। स्वास्थ्य सेवाएं इसके अंतर्गत आती हैं, रेफरल सेवाएं इसके अंतर्गत आती हैं। और जो सुपरवाइज़र के ऊपर जो कार्यकारी पद होता है, एग्जीक्यूटिव जो उनका जो ऑफिसर होता है वो बाल विकास परियोजना अधिकारी के नाम से जाना जाता है, जो कि पीएससी से सभी जगह जो स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम्स होती हैं उससे सेलेक्ट होता है। तो इसका मतलब ये है कि सुपरवाइज़र के ऊपर बहुत ज़्यादा कोई इस तरीके से अंकुश नहीं होता है। एक सीडीपीओ का पद होता है जिससे वो डायरेक्ट टच में रोज़ रह सकते हैं। और इसके अलावा जो इसकी सैलरी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, 12 से 15 हज़ार की सैलरी होती है। और जो इसके लिए उम्र की पात्रता होती है वो 18 से 35 वर्ष के बीच में होती है। अगर आपकी उम्र 18 साल है और 35 वर्ष से कम है आप, तो आप सुपरवाइज़र की परीक्षा के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए बीए पास होना, बीएससी पास होना या कोई भी तरीके की डिग्री आपके पास होना, ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। अगर आपके पास कोई हेल्थ की डिग्री है या चाइल्ड डेवलपमेंट का कोई सब्जेक्ट है या आपने एमएसडब्ल्यू किया गया है तो वो एक अतिरिक्त पात्रता इसके अंतर्गत आ जाती है और आपको उस सेवाओं में थोड़ी सी सुपरवाइज़र के पद में थोड़ी सी प्राथमिकता मिल सकती है। इसके लिए जो लिखित परीक्षा होती है उसके सिलेबस के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं। इसमें लिखित परीक्षा के अंतर्गत जो आपको अभी से तैयारी में जुट जाना चाहिए वो बहुत ही ज़रूरी एक पायदान है। अगर आप अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो जब भी अभी परीक्षा की आने वाले दिनों में बहुत ही जल्दी भर्ती प्रक्रिया निकलने वाली है उसमें आपको समस्या होगी। इसके अंतर्गत जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं हिंदी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, मैथ्स और रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब होता है आपकी सोचने समझने की जो शक्ति होती है उसके बारे में। इस प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न होते हैं और जो 100 प्रश्न होते हैं उनके जवाब आपको लिखने पड़ते हैं। और जो हिंदी में सब्जेक्ट होता है, जो हिंदी के जो सिलेबस है उसके अंतर्गत बहुत ही आसान आपको सिलेबस है। अशुद्ध वाक्यों को जैसे शुद्ध करना है, विलोम शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, मुहावरे हैं, ये सारा हिंदी के अंतर्गत आता है। और इसका लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होता। अगर आपने 12वीं में अच्छे से पढ़ाई करी है तो आप इस हिंदी सब्जेक्ट में इसके प्रश्नों को आसानी से आप उसमें सॉल्व कर सकते हैं।
इसमें हिंदी व्याकरण से संबंधित काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना आपको आना चाहिए, रचना है और बहुवचन आदि हैं, ये सारी चीज़ें भी हिंदी के व्याकरण से संबंधित होती हैं, जिस पर ध्यान देना ज़रूरी है। अगर हम इसमें गणित की बात करें या मैथ्स की बात करें तो उसमें एवरेज है, मतलब औसत, रूट प्रतिशत निकालना, लाभ और हानि निकालना, घड़ियों के सवाल हैं, अनुपात है, अंक गणित है, ये सारी चीज़ें मुख्यतः जो आपका गणित का सेक्शन होता है, जो कुछ प्रश्न गणित से आते हैं उसके अंतर्गत होता है। इसके अलावा अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो उसमें वृत्त चित्र है, कार्य समय, रीजनिंग वाले प्रश्न की बात कर रहे हैं हम तो उसमें समय, दूरी, वॉल्यूम, सतह क्षेत्र, ऊंचाई, दूरियां, सरल और चक्रवृत्ति ब्याज से संबंधित प्रश्न होते हैं, जिनका लेवल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता, मतलब वो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, वो आसान होते हैं। अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई मन लगाकर की हुई है तो आप उसको आसानी से अपने मेरिट में स्थान बना सकते हैं। इसके अलावा जो इसमें सिलेबस में और जो देखा जाता है, रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो रैंकिंग के होते हैं कि उसमें कैसे ऑर्डर्स होने चाहिए, ब्लड रिलेशन के जैसे भाई बहनों के जो प्रश्न उत्तर होते हैं कि ये आपके रिश्ते में क्या लगता है, इस तरीके के प्रश्न आते हैं। और अगर इसमें हम आगे और रीजनिंग में देखें तो इसके डिस्क्रिमिनेशन है, अर्थमेटिक, न्यूमरियल, नंबर से संबंधित आते हैं, मतलब इसमें बहुत ही आसान से प्रश्न आते हैं, जैसे कि अरेंजमेंट्स हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया कि आपके दो चित्रों में किस प्रकार से अंतर है, कुछ वृत्त चित्र होते हैं। तो अगर आप कोई रीजनिंग की ऐसी किताब ले लेंगे तो उसमें आपको आराम से आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा जो बाकी सेक्शंस होते हैं उसमें आपको इंग्लिश में थोड़ा सा जो आता है वो ये आता है कि आपकी जो गलतियां हैं, एरर करेक्शन, वो सुधारने का आता है। जैसे हिंदी में विलोम शब्द आते हैं, वैसे इंग्लिश में भी एंटोनिम्स आते हैं, सिनोनिम्स आते हैं। बहुत ही ऐसे सरल स्तर के क्वेश्चंस होते हैं उसमें, सरल स्तर का प्रश्न पत्र होता है जो कि आपने ज़्यादातर 9वीं 10वीं 12वीं अगर आपने किया होगा और अगर आप उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेंगे तो आप ये परीक्षा को ज़रूर निकाल सकते हैं। जो साइंस है, जो हमारा प्राणी विज्ञान है, विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न होते हैं जो कि जनरल नॉलेज के सेक्शन में कवर होते हैं, उसमें वातावरण है, प्राणी विज्ञान है, बच्चों के स्वास्थ्य है, महिला के स्वास्थ्य हैं, प्रसिद्ध पुस्तक और लेखक हैं, वनस्पति विज्ञान है, या आप कोई भी आम एक जनरल नॉलेज की अगर आप किताब ले लेंगे तो आपको उससे अच्छे से पढ़ने में आ जाएगा। ये बहुत कठिन ज़्यादा नहीं होते हैं। इसी तरीके से जो जनरल नॉलेज के सामान्य अध्ययन के प्रश्न हैं वो खेल है, इतिहास है, सामान्य जानकारी है, जो आप पढ़कर आराम से मेरिट में अपना स्थान बना सकते हैं। तो मेरी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आने वाले समय में बहुत जल्दी सुपरवाइजर्स की जो भर्ती प्रक्रिया होने वाली है उसमें आप ज़रूर तैयारी करके बैठिए। और अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसमें जो लाल रंग का बटन आता है सब्सक्राइब का, उसको सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबाइए और साथ ही अपने कमेंट करना मत भूलिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आने वाले समय में और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए इस प्रकार के वीडियो लाते रहें। और महिला बाल विकास विभाग में आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद के लिए परीक्षा में चयनित हों, आप मेरिट में उच्च स्थान पर प्राप्ति करें और अपनी परीक्षाओं के अच्छे से तैयारी कर सकें, क्योंकि बहुत ही जल्दी इसकी भर्ती प्रक्रिया निकलने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सभी रिश्तेदारों और दोस्तों में